नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में सीएम साय ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता पर की चर्चा। आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन। गृह, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों पर होगी चर्चा। पुलिस भर्ती समेत कई मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। कोरबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंटेनर से 1 करोड़ का गांजा जब्त। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश खपाने जा रहे थे गांजा। बीजापुर में 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कई इलाकों में थे सक्रिय। 10 नक्सलियों पर 29 लाख का था इनाम। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। पुलिस ने 55 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम फडणवीस और गडकरी ने की शांति की अपील। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र में मौजूद कोठी पहाड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जंगल में मौजूद पेड़ जलकर पूरी तरह से राख हो गए। सूचना मिलने पर वन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग भड़क गई। जंगल में मौजूद पेड़ जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। वन और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो सीतापुर वन परिक्षेत्र में यह भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग भड़कती चली गई। जंगल में मौजूद पेड़ जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर है। सीएम साय आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम ने पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत के साथ ही नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता की भी जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने बताया कि बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही। इस दौरान नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने के साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का 14वां दिन है। गृह, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर चर्चा होगी। मंत्री ओपी चौधरी ने के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री विजय शर्मा के विभागों के बजट पर भी आज सदन में चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में कृषि और पीएचई विभाग का मुद्दा उठेगा। पुलिस भर्ती जैसे मुद्दों पर सदन में आज हंगामा हो सकता है। राजेश मुड़त के ध्यानाकर्षण पर अरुण साव जवाब देंगे। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 14वां दिन है और कई मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार हैं। स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर चर्चा होगी। मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री विजय शर्मा के विभागों के बजट पर भी आज सदन में चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में कृषि और पीएचई विभाग का मुद्दा उठेगा। पुलिस भर्ती जैसे मुद्दों पर सदन में हंगामा हो सकता है। राजेश मुड़त के ध्यानाकर्षण पर अरुण साव आज जवाब देंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को गृह मंत्री विजय शर्मा के विभागों
पर बजट चर्चा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायकों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के वक्तव्य पर असंतुष्टता जाहिर करते हुए सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद आसंदी की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री विजय शर्मा के विभागों पर बजट चर्चा मंगलवार को होगी। दरअसल सोमवार को नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने फिर से भारतमाला परियोजना का मुद्दा उठाया, जिस पर आसंदी की ओर से कहा गया था कि शाम तक मंत्री वक्तव्य देंगे। इसके बाद शाम को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भारतमाला परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू से कराने के कैबिनेट के निर्णय को बताया, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने भारतमाला परियोजना की जांच सीबीआई से कराने की बात करते रहे, लेकिन मंत्री ने मना कर दिया। इस पर विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। ये भारतमाला परियोजना जो है छत्तीसगढ़ के कई जिलों से गुजरा हुआ है और कई जिलों में भूमि अधिग्रहण हुआ है। तो भूमि अधिग्रहण में काफ़ी अनियमितता उसमें हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ इसमें निजी व्यक्तियों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो सरकार ने निष्पक्षता से जांच के लिए ये काम जो है ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। भारतमाला में जो मुआवजे में भ्रष्टाचार का मामला था, हमने सीबीआई की जांच की मांग की, उन्होंने ठुकराया। हमने कहा कि भाई विधायक दल गठन करके उस पर जांच कर दी, उसको उन्होंने ठुकराया और ईओडब्ल्यू को दिए जाने का फैसला हो जाता है। ये अपने आप में विधानसभा की अवहेलना है। तो छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक के बाद 19 मार्च को कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के सह प्रभारी सरिता जयफलांग, विजय जांगेड़, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस सहित के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में हार के कारणों और संगठन की आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में शामिल होने कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी जरिता और विजय जांगेड़ मंगलवार को रायपुर आएंगे। जरिता 8 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे बीकापुर, जशपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, महेंद्रगढ़, मरवाही का दौरा करेंगे और कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार बैठक होगी। 19 मार्च को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में पहली बैठक होगी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की। इसके अलावा कुछ अन्य बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हमारी एक महत्वपूर्ण कमेटी है। इस कमेटी में पार्टी के आने वाले दिनों के कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बनाई जाती है। कोरबा नगर निगम में सभापति पद के चुनाव को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल की हार को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी की 3 सदस्यीय जांच कमेटी कोरबा के दौरे पर है और इसी बीच नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के वायरल ऑडियो पर बवाल मच गया। हितानंद अग्रवाल ने ऑडियो क्लिप को अपने खिलाफ साजिश बताया और ऑडियो से छेड़छाड़ कर छवि धूमिल करने की कोशिश करार दिया। हितानंद अग्रवाल ने इसे लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखिए, जो वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो में कोई भी बात सच नहीं है। वायरल वीडियो में जितनी भी कहानी और मिर्च मसाला लगा के और लोगों के सामने कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की गई है, उससे कहीं ना कहीं और हमारे साथ संगठन की भी छवि धूमिल होती है। हम विरोध करते हैं कि आज वो हमारी चीज़ों को काट पीट के और मर्ज करके, मैनिपुलेटेड करके ऐसा क्यों दिखा रहा है। कोंडागांव जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सल विचारधारा से तंग आकर 1 लाख के इनामी राजमन होड़ी ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद उसे शासन की नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके साथ ही पुनर्वास योजना के तहत अन्य लाभ देने की प्रक्रिया जारी है। ये बताया जा रहा है कि राजमन साल 2014 में बेड़मा पंचायत मिलिशिया सदस्य के रूप में नक्सल संगठन से जुड़ा। इसके बाद 2018 में उसे बारसूर एलओएस में पार्टी सदस्य बनाया गया, जहां से वो लगातार कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था। राजमन होड़ी पर हत्या, लूट, अपहरण और पुलिस पर हमले जैसे कई मामले दर्ज हैं। ये 2014 से जो है नक्सली के रूप में भर्ती हुआ था। पहले तो बेड़मा में जन मिलिशिया के रूप में काम कर रहा था, फिर पूर्वी बस्तर डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत में बारसूर एरिया कमेटी में पार्टी मेंबर के रूप में
कार्यरत था। इस पे 1 लाख रुपए का इनामी था और जो आज जो है इसने जो एसपी सर के सामने में सरेंडर किया है। बीजापुर जिला मुख्यालय में पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ अधिकारी के समक्ष 8 लाख के इनामी नक्सली देवा समेत 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एओबी डिवीजन और पामीर एरिया कमेटी के 10 नक्सलियों पर 29 लाख का इनाम था। सुरक्षा बलों का ग्रामीणों के साथ सकारात्मक संवाद हो रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नक्सलियों को दी जा रही है। इसके कारण नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है। 2025 में अब तक 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही 137 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 56 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो पामीर एरिया कमेटी एओबी डिवीजन की प्लाटून नंबर 1 की पार्टी का सदस्य था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेशा प्लाटून कमांडर 1 जनताना सरकार अध्यक्ष ये समर्पण करने वाले नक्सली हैं। नक्सल मोर्चे पर इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। बीजापुर के सुदूर गांवों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और नक्सल को हम लोग उनकी गतिविधियों को काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की है। 108 वाहनों के संबंध में आए रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से संचालित एम्बुलेंस की हालत बिगड़ती जा रही है। नियमों के मुताबिक 3 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी गाड़ियों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश 108 एम्बुलेंस के माइलेज मीटर ही काम नहीं कर रहे। न केवल एम्बुलेंस की स्थिति खराब है, बल्कि इनमें मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयां और उपकरण भी पर्याप्त नहीं है। शासन के एम्बुलेंस सेवा के बारे में शपथ पत्र दिया गया। राज्य में कुल 328 संजीवनी एम्बुलेंस चलाई जा रही है। इसमें 2 तरह का सिस्टम रखा गया है। इनमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग इक्विपमेंट संलग्न किए गए हैं। शासन की इस जानकारी को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया। अगली सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। सरगुजा में बन रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के रैकेट में फर्जीवाड़े के खुलासे परत दर परत होते जा रहे हैं। आज हम आपको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े का एक और कारनामा बताने जा रहे हैं। हम आपको एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नामों का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे जिला अस्पताल को फेक बर्थ सर्टिफिकेट का सेंटर बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सरगुजा जिले में धड़ल्ले से बन रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा आईपीसी 24 ने सबसे पहले किया। इसके बाद ये साफ हो गया कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट न सिर्फ जिला अस्पताल में बन रहा, बल्कि नगर निगम और चॉइस सेंटरों के फर्जी सील साइन से भी बनाया जा रहा। हमने ये भी खुलासा किया कि इसके तार सरगुजा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी जुड़े हैं। फर्जी तरीके से बनाए गए जन्म प्रमाण पत्रों की गहनता से पड़ताल किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जितने भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आए हैं उनमें जन्म स्थान कॉमन है, यानी सभी का जन्म जिला अस्पताल अंबिकापुर बताया गया है। जिला अस्पताल के पंजीयन कार्यालय में सालों से पड़े रिकॉर्ड को खंगालने पर पता चला कि करीब 10 फर्जी दस्तावेजों में जन्म स्थान जिला अस्पताल बताया गया है, लेकिन एक भी जन्म जिला अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। करीब 9-10 प्रमाण पत्र ऐसे हमारे पास आए जिसका हमने अपने रजिस्टर से मिलान किया, जिनका जन्म यहाँ नहीं होना पाया। अतः अस्पताल दस्तावेज के अनुसार उक्त प्रमाण पत्र का जो हवाला दिया जा रहा है उनका जन्म हमारे अस्पताल में दस्तावेज के आधार पर नहीं होना पाया गया है। पड़ताल में हमें वो नाम भी मिल गया जिनके नाम पर उनके संतानों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन उस डेट में संबंधित नाम से हॉस्पिटल के पंजीयन शाखा में एंट्री ही नहीं है। निगम के फर्जी सील साइन से 2 दस्तावेज बनाए गए जिनमें जन्म स्थान जिला अस्पताल बताया गया। दस्तावेज में 9 मई 2009 को जन्म बताया, जिसमें मां का नाम कौशल्या, पिता का नाम आनंद राम नागवंशी दर्ज है, जो कि
फेक है। इसी तरह 13 दिसंबर 2019 को जन्म बताकर एक और फर्जी सर्टिफिकेट बना। इस सर्टिफिकेट में मां का नाम पूनम दुबे, पिता का नाम दीपक दुबे दर्ज है। इधर जिला अस्पताल के नाम से 8 अगस्त 2006 को जारी सर्टिफिकेट भी फर्जी निकला। इस सर्टिफिकेट में अभिभावकों का नाम मोहरमणि पैकरा, फुरस्तन पैकरा दर्ज है। 15 जून 2006 को जन्म बताकर एक और फर्जी सर्टिफिकेट बना। इस सर्टिफिकेट में अभिभावक का नाम सुनीता सिंह, विनोद सिंह दर्ज है। जिला अस्पताल के रिकॉर्ड रूम प्रभारी भी इस मामले में अब गहनता से जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमारे रजिस्ट्रार महोदय एवं अस्पताल अधीक्षक महोदय के द्वारा थाने में तो एफआईआर की गई है फर्जी के संबंधित, और वर्तमान में हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। कोई भी प्रमाण पत्र आ रहा है उसका हम लोगों ने QR कोड से उसको स्कैन करके देख रहे हैं, और उसका फर्जी एड्रेस भी बता रहा है, और हमारे रजिस्टर से मिलान करने पर भी उसका जन्म यहाँ यदि नहीं पाया गया तो हम उस पर आगे की कार्रवाई के लिए अपने अधिकारी महोदय को अवगत कराते हैं। उसी अनुसार कार्रवाई चल रही है अपनी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाली गिरोह प्रदेश के कई जिलों में फैली है, जो धड़ल्ले से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की अनुशंसा कर दी गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फर्जीवाड़े के जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे कब तक पहुंचाया जाएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बड़ी खबर है कि रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 43 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अलग अलग दिनों में ये सभी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और ये बताया जा रहा है कि रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 4th लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। कोतरिया रेलवे स्टेशन को 4थी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके कारण ट्रेनों को रद्द कर कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। बता दें कि बिलासपुर झारसुगुड़ा 3री 4थी लाइन परियोजना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर 4थी लाइन का विस्तार किया जाना है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ के दूसरे नगर निगमों की तरह दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बागबार ने भी MIC के सदस्यों की सूची तैयार कर दी, जिसमें वित्त लेखा अंकेक्षण समिति सदस्य नरेंद्र बंजारे, सामान्य प्रशासन और विधायी कार्य समिति सदस्य मनीष साहू, नगरीय नियोजन व लोक कर्म समिति सदस्य देवनारायण चंद्राकर, जल कार्य समिति सदस्य लीना देवांगन, राजस्व समिति सदस्य चंद्रशेखर चंद्राकर, अग्निशमन और विद्युत संधारण और यांत्रिकी समिति सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकार को बनाया गया है। इसके साथ ही दूसरी समितियों के सदस्यों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। कोरबा से एक बड़ी खबर है। कटघोरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंटेनर से 500 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ओडिशा से उत्तर प्रदेश खपाने गांजा जा रहे थे। पुलिस वाहन चालक को हिरासत में लिया गया। कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी सफलता कटघोरा पुलिस को मिली है। पुलिस ने कंटेनर से 500 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की जो कीमत है वो लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से उत्तर प्रदेश खपाने के लिए गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस वाहन चालक को हिरासत में पुलिस ने लिया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से एक शातिर तरीके से कंटेनर में छिपाकर अवैध रूप से गांजे का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने कार्रवाई की। 1 करोड़ रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लिया, जिससे अब पूछताछ पुलिस कर रही है। बिलासपुर से अब हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। हैदराबाद टू बिलासपुर ट्रायल फ्लाइट का शेड्यूल जारी हो गया है। एलायंस एयर ने 18 मार्च को एक दिन के लिए ट्रायल फ्लाइट चलाने का फैसला भी लिया। यह फ्लाइट हैदराबाद से आने के बाद कोलकाता जाएगी और कोलकाता से आने के बाद फिर वापस हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगी। अब समर शेड्यूल में फ्लाइट के नियमित रूप से चलने की संभावना जताई जा रही है। ट्रायल मतलब एक प्रयोगशाला सा बना दिया गया है बिलासपुर एयरपोर्ट को। हमेशा सिर्फ ट्रायल होता है और धरातल में कुछ नहीं होता है।
हम बात महानगरों की सीधी उड़ान की बात करते हैं, पर होता यह है कि छोटे महानगरों के लिए अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए विमान देते हैं लोग। बिलासपुर एयरपोर्ट है, चकरभाटा एयरपोर्ट, वो राज्य सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है। आप देखेंगे कि पिछले एक सवा साल में काफ़ी इसमें ज़्यादा काम हुआ है। जो कुछ इश्यूज़ थे, जैसे लैंड के इश्यूज़ थे, वो भी सॉल्व कर लिए गए हैं। नई फ़्लाइट शुरू करनी हुई, हैदराबाद का जो आप बता रहे हैं फ़्लाइट शेड्यूल्ड है, ये भी जल्दी चालू होगा।